9 अक्टूबर 2020 स्कैम 1992 वेब सीरीज आई, जिसे शायद आपने देखा होगा। इसके आने के बाद से ही ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इस वेब सीरीज में आपको हर्षद मेहता की पूरी जर्नी दिखाई है कि कैसे वो एक नॉर्मल इंसान से शेयर मार्केट का बादशाह बना और उसके बाद कैसे उसने इंडिया के सबसे बड़े स्कैम 1992 को अंजाम दिया। लेकिन आखिर क्या है ये स्कैम 1992 और कैसे इस स्कैम की वजह से इंडिया की पूरी इकोनॉमी हिल गई थी। और आज हम हर्षद मेहता स्कैम को डिटेल में समझेंगे कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने ये स्कैम किया और क्या इसमें अकेले हर्षद मेहता का ही हाथ था और एग्जैक्टली ये एक स्कैम कितने अमाउंट का था। तो इस वीडियो को पूरा देखना बनता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 29 जुलाई 1954 से हुई थी, जब गुजरात के एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ और हर्षद मेहता के होने के कुछ साल बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता बॉम्बे अपने व्यापार के लिए शिफ्ट हो गए और वहां पर उन्होंने एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया जो कि सक्सेस नहीं हुआ और उसके बाद उन्हें अपनी पूरी परिवार के साथ छत्तीसगढ़ में जाके रहना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और हर्षद मेहता को अपने कॉलेज पूरा करने के लिए बॉम्बे वापस आना पड़ा और वहां पर हर्षद मेहता ने लाला लाजपत राय नाम के कॉलेज से 1976 में बीकॉम कंप्लीट कर लिया और डिग्री ले ली और उसके बाद उसने कई छोटी छोटी कंपनियों में कई सारी जॉब्स करी। लेकिन उनकी एक जॉब ने उनकी दिलचस्पी शेयर बाजार की तरफ बढ़ा दी और उस कंपनी का नाम था द न्यू इंडिया एश्योरेंस। इस कंपनी से ही उन्होंने शेयर मार्केट की शुरुआत करी और कुछ टाइम के बाद उन्होंने इस जॉब को भी छोड़ दिया और एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया और वहीं पर कई साल तक स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ली और कई सारी बातें सीख ली। और इसके बाद हर्षद ने 1984 में अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी स्टार्ट करी और उसके बाद बीएसई का एक ब्रोकर बन गया। और जिस मेथड का यूज करके हर्षद ने वो स्कैम किया उस मेथड को आरएफ कहते हैं, मतलब रेडी फॉरवर्ड डील। देखो, गवर्नमेंट अपने खर्चे उठाने के लिए या अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सिक्योरिटीज इशू करती है, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और इन्हीं बॉन्ड्स की मदद से गवर्नमेंट लोन लेती है और ये जिन इन्वेस्टर से लोन लेती है उन्हें कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी देती है। और उस टाइम पर सभी बैंक्स को इन बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी था और इसकी मदद से जब भी किसी बैंक को लोन चाहिए होता था तो वो दूसरे बैंक के पास इस सिक्योरिटी को देखकर पैसे ले लेती थी और जब भी उनकी जरूरत खत्म हो जाती थी तब वो पैसे वापस कर कर अपनी सिक्योरिटीज रिटर्न ले लेती थी। और इस सब प्रोसेस में ब्रोकर उस बैंक को ढूंढते थे जिसे पैसे चाहिए और जो बैंक पैसा दे सके और फिर उन दोनों बैंकों को मिलाकर उनकी डील करा देते थे और ऐसे ही हर्षद मेहता भी करता था। लेकिन इन डील्स के लूप होल्स के बारे में हर्षद मेहता को बहुत अच्छे से पता था और इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने इस स्कैम को अंजाम दिया। आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लो जब एक बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी थी तब हर्षद मेहता इस बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था और बैंक की सिक्योरिटीज बेचने के लिए बायर ढूंढता था और बायर ढूंढने के लिए वो कुछ दिन का टाइम ले लेता था। और ऐसे ही जिस बैंक को सिक्योरिटीज खरीदनी थी उस बैंक से पैसे लेकर सिक्योरिटीज देने के लिए कुछ दिन का टाइम भी ले लेता था। और ऐसे ही वो पहले बैंक से लिया हुआ सिक्योरिटीज और दूसरे बैंक से लिया हुआ कैश कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लेता था। लेकिन उस टाइम पर यह रूल था कि सेलर बैंक के नाम पर ही बायर बैंक चेक इशू करेगी, लेकिन हर्षद बायर बैंक से कहकर अपने नाम पर ही चेक इशू करवा लेता था। और क्योंकि उस टाइम पर हर्षद मेहता काफी पॉपुलर था और वो काफी टाइम से बैंक के लिए ब्रोकर का काम भी कर रहा था तो इस वजह से बैंक सीधा उसके नाम पर ही चेक इशू करने लगे थे। और यहीं पर हर्षद मेहता ने उन पैसों को डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके काफी सारे पैसे कमाए। और जब पहला बैंक अपनी सिक्योरिटीज के बदले हर्षद से पैसे मांगता था तब हर्षद किसी तीसरे बैंक को ढूंढता था जिसे सिक्योरिटीज चाहिए और उस बैंक से पैसे लेकर कुछ दिन का टाइम ले लेता था और उस पैसों से पहले बैंक को पैसे वापस कर देता था और ऐसे ही वो करता रहा। और दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल होने के बाद बैंक आपको बीआर देता था। बीआर यानी बैंक रिसीट, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल हो चुकी है और बैंक को पैसे मिल गए हैं। और इस बात के प्रूफ के लिए बैंक्स बीआर इशू करती थी और धीरे धीरे हर्षद मेहता ने कुछ बैंक के साथ मिलकर नकली बीआर बनाए और उन बीआर के जरिए कई सारे बैंकों से बहुत सारा पैसा लिया और एक बार फिर से उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके और कई सारे पैसे कमाए।
एग्जाम्पल, उस टाइम पर एसीसी सीमेंट का शेयर 200 रुपए का था, लेकिन देखते देखते 3 महीने के अंदर हर्षद मेहता ने आर्टिफिशियल बाइंग के जरिए उस शेयर का प्राइस 9000 करवा दिया। और उसके बाद जब लोगों को लगा कि इसका शेयर प्राइस और बढ़ेगा तो लोगों ने उसमें और पैसे लगाए और उस टाइम पर हर्षद ने तुरंत सारे स्टॉक बेच दिए और प्रॉफिट बुक कर लिया। और इसी तरह कमाए हुए पैसों से हर्षद बैंक को उनके पैसे वापस कर कर अपनी नकली बीआर वापस ले लेता था और ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में मंदी आई और जब सब स्टॉक डाउन हो गए तो उस टाइम पर हर्षद को बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसकी वजह से वो बैंक्स को पैसे वापस नहीं कर पाया। और फिर 23 अप्रैल 1992 को सुचिता दलाल, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट थी, उसी ने अपने पेपर में एक आर्टिकल के जरिए हर्षद के इस स्कैम को एक्सपोज किया और जिस वजह से बैंक्स को भी इस बारे में पता चल गया और पब्लिक को भी इस बारे में पता चल गया और बैंक्स को ये पता चल गया था कि हर्षद ने जो उन्हें बीआर दी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसी वजह से ऑल ओवर बैंक्स को लगभग 4000 करोड़ तक का नुकसान हुआ था और इसके बाद बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी सारा पैसा डूब गया था और सारे बैंक हर्षद से अपना पैसा वापस मांगने लगे थे और पब्लिक को भी पता चल गया था कि हर्षद ने स्कैम किया है और इसी वजह से सारी पब्लिक अपने अपने शेयर बेचने लगी थी, जिस वजह से मार्केट और गिर गया और जिसकी वजह से हर्षद मेहता को और भी ज्यादा लॉस होता गया और वो बैंक्स को पैसे वापस नहीं कर पाया। और इसके बाद 9 नवंबर 1992 को सीबीआई ने हर्षद को अरेस्ट कर लिया था और हर्षद के ऊपर 70 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल एक्शन सूट फाइल किए और साथ ही सेबी ने हर्षद और उसकी फैमिली को स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए बैन कर दिया। और उसके बाद मुंबई के थाने जेल में हर्षद मेहता को रखा गया और उसके कुछ टाइम बाद हर्षद को जेल में हार्ट अटैक आया और 31 दिसंबर 2001 की रात को उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन लगभग 12:30 बजे हर्षद मेहता ने अपने दम तोड़ दिए। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया नए साल की खुशियां मना रही थी, वहीं हर्षद अपनी मौत और जिंदगी से लड़ रहा था और जो लड़ाई वो जीत भी नहीं पाया। दोस्तों, हर्षद मेहता केस में कई सारी बातें ऐसी भी है जो लोगों को नहीं पता। पहली, विजय बैंक के चेयरमैन जिन्होंने हर्षद मेहता के नाम पर चेक इशू किया था, उन्होंने हर्षद मेहता स्कैम की न्यूज आते ही सुसाइड कर ली थी। सेकंड, पी चिदम्बरम जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे, उस टाइम पर स्कैम के चलते उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। दोस्तों, हर्षद मेहता ने उस टाइम के पीएम जो कि पीवी नरसिम्हा राव थे, उन पर यह एलिगेशन लगाया था। हर्षद को इस केस से निकालने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने हर्षद से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। अब दोस्तों, ये कितना सच है या कितना झूठ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने इसे झुठला दिया था। और दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है तो आप नीचे अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।